बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स का वन शॉट। और इस वन शॉट के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स एक ही क्लास में। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ऑल इन वन शॉट। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। ये वीडियो देख आप अगर जीरो लेवल पे भी है तो पूरा वीडियो देखकर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। चलिए बात को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को ये रहता है कि जो सर आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी आसानी होगी। तो आराम से पीडीएफ मिल सकता है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहाँ पर ऐप खोलकर, और वहां आपको ये क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें क्लिक कीजिएगा, जितनी भी पीडीएफ आपको हैं सब अनलॉक हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब पढ़ाई को हम लोग तुरंत शुरू करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कहां से स्टार्ट हुई। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उन्होंने पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, और ये जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था ये सभी मटेरियल्स के लिए, सभी पार्टिकल्स के लिए कॉमन एलिमेंट था। और ये भी देखा गया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और पूरा एटम न्यूट्रल। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो अगर इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कहां कौन है, ये बात यहां पर उड़ गई कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और इसी पर यह चैप्टर आधारित है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यानी एटम में कहां पर नेगेटिव चार्ज है और कहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी चर्चा यहां पर चलती रहेगी। आइए अब ये आप समझ गए कि क्या सेंस इस चैप्टर का क्या है। 1897 में जब थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने अगले ही साल 1898 में अपना एटम का स्ट्रक्चर दे दिया, जो कई साल 1911 तक चला। 1911 का मतलब है करीबन 13 साल के आसपास। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बोला कि भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एटम में हर जगह फैले होते हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैले हैं, और जो निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, कहीं पर धसे होते हैं। और कहां धसे होंगे ये नहीं मालूम। ये कुछ वैसा ही मॉडल था जैसे वाटरमेलन, जो तरबूज होता है, तरबूज में जैसे बीज होते हैं। भाई तरबूज में अंदर लाल लाल होता है, बीज कहाँ होंगे किसे ही नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा तरबूज में जो लाल वाला एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा फैला हुआ है, और जो बीज हैं वो कुछ ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी धसे हुए हैं। ये पहला मॉडल था उनका, और इस मॉडल का नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, देखिए इसको भी समझा देते हैं, मजा आएगा। पुडिंग का मतलब होता है हिंदी में हलवा। तो हलवे में जो आपकी मम्मी डालती होंगी किशमिश, मेवा, गरी, काजू या बादाम, तो वो जब आप एक चम्मच हलवा उठाते हैं तो उस हलवे में बादाम आएगा नहीं आएगा, किशमिश आएगी नहीं आएगी, गरी आएगी नहीं आएगी, आपको नहीं पता। हो सकता है अगले चम्मच में आए, हो सकता है 4 चम्मच बाद आए। तो इसलिए इसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल, हलवे वाला मॉडल। कि उसमें प्लम मतलब मेवे, वो मेवे कहाँ मिलेंगे। तो ये मॉडल चला, क्योंकि शुरुआती दौर का मॉडल था, 1911 तक चला। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि 1911 में, अभी हम बात करेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया गेगर एंड मार्कसन द्वारा, रदरफोर्ड के कहने पर। तो वो उस मॉडल के उस एक्सपेरिमेंट के होते ही उसकी कई बातें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये लुढ़क गया। और फिजिक्स में बोले तो फेल हो गया। तो फेल होने की दो प्रमुख बातें थी, आजकल एग्जाम में ये पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। पहली बात कि जो हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम थे उसमें कई लाइंस आ रही थी, उन कई लाइंस को, सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस को, ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस इतनी सारी कैसे आ रही हैं, ये नहीं पकड़ पाया। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें आखिर अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग हो रही है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, तो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग कर रहा है वो क्यों कर रहा है इस बारे में ये जानकारी नहीं दे पाए। तो थॉमसन साहब की जो मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके फेल होने की दो प्रमुख वजहें ये थी, जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं।
अब जैसा मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो गेगर एंड मार्टसन ने किया था, और ये रदरफोर्ड उनके जो गुरु थे, उनके कहने पर किया था। क्या ये सब बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुल मिला के रहा है। ये एनसीईआरटी का फोटो है, ये रेफरेंस बुक का फोटो है। तो एनसीईआरटी में यहाँ एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया जिसका नाम था बिस्मिथ। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। और ये लेड का बॉक्स रखा गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये लेड का बॉक्स है। लेड बॉक्स इसलिए कि जो रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो कहीं और ना किसी को हार्म करें, हम जहां पर जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट बने तो ज्यादा बेहतर है। अब इसमें एक यहाँ पे निकलने की जगह भी थी, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल निकले, और इसको ये गोल्ड फॉयल थी। गोल्ड फॉयल इसलिए ली गई क्योंकि गोल्ड को पीट पीट के काफी पतला कर सकते हैं आप, एक बिल्कुल बिल्कुल महीन फॉयल बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड लिया गया। और ये जो अल्फा पार्टिकल थे, ये यहां पर गोल्ड के ऊपर फॉल कराए गए या हिट कराए गए। जब ये हिट कराए गए तो पढ़ने के बाद इसको पार करके कई पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर जाके हिट करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां से लेड ब्लॉक है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, अल्फा पार्टिकल निकले, साथ में कोलिमेटर लगाते हैं। कोलिमेटर क्या करता है? इन अल्फा पार्टिकल जो बिखर के थोड़े आ रहे होते हैं इनको बीम कर देता है। तो बीम करने से फायदा क्या होगा कि जहां पर आप हिट करना चाहते हैं, बंदूक की गोली के तरीके से आप ज्यादा बेहतर हिट कर पाएंगे। तो यहां पर आपने हिट किया, हिट करने के बाद ये गोल्ड फॉयल है, देखिए इस गोल्ड फॉयल पे ये जाके हिट किया, और यहां पर ये जो स्क्रीन होती है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं, कि स्क्रीन लेते हैं उस पे पेंटिंग कर देते हैं जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की पेंटिंग इसलिए करते हैं कि अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड पे पड़ेगा तो चमकेगा पड़ने पर, जैसे जुगनू नहीं चमकते हैं, फायर फ्लाई शायद बोलते हैं, तो जुगनू को, तो जब वो पड़ उस पे पड़ेगा ये अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर, तो चमकेगा। जब चमकेगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहां पर पड़ा है। और यहां पर एक माइक्रोस्कोप होता है जो ऐसे घूम सकता है, तो जहां जहां ये चमक आती है हम उसको काउंट कर लेते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर हिट किए हैं। भाई ये सीधे आ रहा है, अल्फा पार्टिकल पड़ा और इधर चला गया, तो यहां पर एक गया कि 100 गए कि 1000 गए, फिर यहां पे भी आ सकते हैं, तो यहां कितने आए, इस तरह ये पता किया गया। और उसके बाद एक ग्राफ बनाया गया जो थीटा, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इसे, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए थीटा पर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो बना के दिया गया। अभी हम बात करेंगे। तो पूरा एक्सपेरिमेंट यही था जो मैंने समझाया, इस ये आप आसानी से लिख सकें एग्जामिनेशन में, इसलिए नोट्स के तौर पे मैंने यहाँ पे बातें लिख दी हैं, वही बातें। तो देखिए यहाँ पर जो बीम थी अल्फा पार्टिकल की, उसकी जो एनर्जी रही वो 5.5 MeV थी, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दीजिए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन भेजे गए बिस्मिथ के थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल के, और थिन मेटल शीट थी गोल्ड की। उसके बाद फिगर, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है जिसे हिंदी में रेखा चित्र बोलते हैं आप, और अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ वगैरह वगैरह, और फॉयल के ऊपर पड़ा, गोल्ड फॉयल के ऊपर। और गोल्ड फॉयल की थिकनेस कितनी थी? बहुत ज्यादा कम, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, वेरी वेरी थिन। क्योंकि अगर थिन नहीं लेंगे तो ये अंदर पार ही नहीं कर पाएगा इसको, है ना। और दूसरी बात, स्कैटर्ड को हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे मारा, हिट कराया निकल के, और उसको काउंट कर लिया। ये सारी बातें हैं। और इसके बाद में जो मैंने बताया ग्राफ बनाने के बाद कि कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल जाके हिट किए हैं, इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं। आइए, ये बात आप समझेंगे ये क्या है। अल्फा पार्टिकल इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा। अब अगली बात, ये फोटो मैंने अलग से लगा दी थी कि बाय द वे वहां छोटी लग रही हो, तो आप इसको, क्योंकि पावर पॉइंट है तो इस पे बड़ा करने का थोड़ा चांस नहीं रहता, तो हमने कहा आसानी से आप डायग्राम को देख सकें, कहीं और भटकना ना पड़े, यही नोट सफिशिएंट हो आपके लिए। तो ये हो गई कहानी थी एनसीईआरटी वाली। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से रहनी चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की जो अल्फा पार्टिकल कई बच्चों को मालूम नहीं रहता, तो मैंने कहा कि वो भी बता दें कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो जो हीलियम का एटम होता है, उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा दो, दफा करो उनको, तो जो बचेगा हीलियम आयन, उसे ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? प्रोटॉन के मास से 4 गुना भारी। इसको याद रखिएगा, हर जगह बहुत जगह अल्फा पार्टिकल आपके सामने मिलेगा।
उसके बाद जो उसका चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, क्योंकि प्रोटॉन ही बचे हैं, तो डबल ऑफ द प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, दो प्रोटॉन पे प्लस टू ही, तो ये चार्ज हो गया और ये इसका मास हो गया। दोनों बातें आपके जहन में, दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना, और जिसका जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज से डबल, प्लस टू ही इस पे चार्ज हो गया। ये बात यहां और पकड़ में आई। अब ये ग्राफ बना लेते हैं, जैसा मैंने बताया था कि ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए इस तरफ थीटा है, एन थीटा, मतलब एन थीटा का मतलब है इस पर्टिकुलर थीटा पर कितने अल्फा पार्टिकल हिट किए थे, और इस जगह स्कैटरिंग एंगल थीटा डिग्री में। ये देखिए, तो मान लीजिए ये हम जानना चाहें कि 20 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, तो ये 20 डिग्री है, ऐसे बढ़ा दीजिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा डाटा का कि भाई ये यहाँ पे जो 10 की पावर 4 और 5 के बीच में इतने पार्टिकल यहाँ पे हिट किए। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट पर्टिकुलर थीटा, ये फंक्शन बनके तैयार है। अब इसमें क्या देखने का मौका मिला, ऑब्जर्वेशंस क्या रहे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शंस। अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या थे, बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, और अगर डिफ्लेक्शन हुआ भी तो बहुत कम हुआ। ये देखिए स्कैटरिंग एंगल बहुत कम अगर ले लें तो बहुत ज्यादा पार्टिकल आपको मिल रहे हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अधिकतर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिविएटेड निकल गए, या कह लीजिए बहुत छोटा मोटा उनके अंदर डिफ्लेक्शन आया स्कैटरिंग एंगल से। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे 8000 में एक, जिनमें 90 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन देखने को मिला। 90 डिग्री यहां कहीं आ जाएगा इसके बीच में। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल रहे वो काफी कम, 8000 में कोई एक, गाहे बिगाहे जिसे बोलते हैं। तो 8000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा रहा जो 90 डिग्री से या उससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन ले पाया बेटा। और कुछ पार्टिकल ऐसे रहे रेयर, तो ओकेजनली लिखा है, यानी रेयर कुछ पार्टिकल ऐसे रहे जिनमें डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का मिला। यहां पर देखिए ग्राफ में 180 बना ही नहीं है। 180 डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल, यहां फोटो तो नहीं है, अच्छा अल्फा, ये मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा लिख देता हूं समझ जाएंगे। तो ये जाके हिट किया है ना किसी, मतलब स्कैटरिंग एंगल पे, और ये जाके ऐसे हिट किया और ये वापस आ गया ऐसे 180 डिग्री का मतलब ये जा ऐसे रहा था ऐसे, तो यहां थीटा 180 है। तो आप समझ पाए कि अल्फा जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा था और लड़ा और ऐसे वापस हो गया उसी रास्ते से, तो इधर जा रहा था और ऐसे वापस हो गया। ये थीटा 180 डिग्री है, रिबाउंड होना, रिबाउंड हो गया। तो ये रिबाउंड होने का बड़ा इंपॉर्टेंस अभी आप देखेंगे जो रदरफोर्ड साहब कंक्लूजन देंगे या अपने एटम के मॉडल में इसको शामिल करेंगे। तो इसलिए जानना जरूरी है कि जाके टकरा के बैरंग उसी रास्ते वापस आ गया। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की कुछ बातें और रदरफोर्ड ने इन इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ बातें कंक्लूड की। वो बातें क्या कंक्लूड की वो इसके अंदर मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भैया अल्फा पार्टिकल अधिकतर तो बिना डिविएट हुए सीधे ही निकल जा रहा है, या बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि इसका एटम का अधिकतर स्पेस एम्प्टी है, खाली होगा तभी तो अल्फा पार्टिकल बिना किसी से टकराए सीधे चला जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है या बहुत कम डिफ्लेक्शन ले रहा है, उसकी वजह यह है कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है या खाली है। दूसरी बात कि जो लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जहां 90 डिग्री मिल गया, जो या कह दीजिए 180 डिग्री मिल गया, उसका कारण यह है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एंड उसका मास एटम का, वो सारे का सारा बहुत छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है। यानी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास बहुत ही छोटे पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, जो कि सेंटर पे और सेंटर ऑफ एटम बोला इन्होंने बाद में। तीसरी बात उन्होंने कहा क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी होगा। तो उन्होंने कहा कि जो ये सारे पॉजिटिव और लगभग सारा मास जहां केंद्रित है छोटे से पार्ट में, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है क्लाउड में, जिस और उतने ही हैं जितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो एज ए होल
आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे न्यूक्लियस में उतने ही नेगेटिव हैं। तो रदरफोर्ड ने ये चीजें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में कंक्लूड कर दी। थोड़ी देर बाद, अभी हम देखेंगे कुछ स्लाइड्स बाद, इन्होंने अपना एक मॉडल भी दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे, और उसमें कुछ खामियां थी उसकी भी चर्चा करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछी जाती है कि भाई रदरफोर्ड मॉडल क्या था और उसमें लिमिटेशंस क्या थी, या उसके अंदर खामियां क्या थी। तो आइए बढ़ते चलेंगे प्यार से एक एक चीज समझते हुए। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए ये रहता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं रहते, तो मैंने एक अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां पर मैं अपडेट्स देता हूं सीबीएसई की और जानकारी, जिससे आप जो मेहनत कर रहे हो राइट डायरेक्शन में करें और अपनी मेहनत का 100% आप रिजल्ट ला पाए। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुद्दा क्या है, मामला क्या है? तो देखिए यहां पर क्या है कि जब आप अल्फा पार्टिकल भेजते हो, मान लो कि आप गोल्ड के ऊपर फॉल करा रहे हो, तो ये अल्फा पार्टिकल पास में जाएगा, और जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये जाएगा जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये गया गया गया, और एक यहां पर आके एक क्षण के लिए रुकेगा। क्यों रुकेगा एक क्षण के लिए? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन है। तो ऐसा नहीं कि भिड़ जाए, फिजिकल टक्कर नहीं होगी कि अपनी स्कूटी लेके ठोक दिए दूसरे स्कूटी को, ये नहीं हो पाया। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस था गोल्ड का, और ये अल्फा पार्टिकल था, यहां तक गया, मोमेंटरली रुका और वापस हो गया। तो जहां तक जितना करीब वो पहुंच पाया है न्यूक्लियस के, उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस जहां तक नहीं पाया, एक आ रहा है, क्षण भर के लिए रुका और फट से पीछे हो गया। तो इसी डिस्टेंस को अगर हम बात करें, आर नॉट बोलते हैं। यहां तक आया फिर लौट आया, ऐसे जा रहा था, यहां तक पहुंचा, फिर ये वापस हो गया। और वापस होने का कारण, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल भी और साथ में न्यूक्लियस भी, इसलिए उसकी वजह से वो वापसी कर गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, और साथ में उसमें कोई ट्विस्ट भी आने लगा है सवालों में, उसको भी संभालेंगे। तो यहां पर बात की जाए आर नॉट की, तो 2k है कूलाम्स कांस्टेंट, यहां पे लिखा भी है मैंने, 9 × 10⁹, जिसे आप 1/4πε0 भी बोलते हैं, और ZE² k अल्फा। Z हो जाएगा, ये गोल्ड है या कोई और चीज है, उसका एटॉमिक नंबर। और दूसरी बात यहां बात की जाए, तो इसी से के अल्फा की जगह हाफ mv² रख दो, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अल्फा का मतलब। तो के अल्फा होता ही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो अगर आप के अल्फा की जगह हाफ mv² रख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4kZe²/mv² आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसको डिराइव भी करेंगे, और जो ट्विस्ट आता है उसको भी संभालेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये जान पाए कि जो आर नॉट की वैल्यू है, या जो एटम में न्यूक्लियस का साइज है, वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, 1 फर्मी का है। भाई ये जहां तक गया है ना, एटम तो उससे छोटा ही होगा, क्योंकि एटम न्यूक्लियस में घुस तो गया नहीं है। तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ आती है, मान लो 2 आती है, तो न्यूक्लियस का साइज 2 से तो कम ही होगा। इस तरह से एस्टिमेशन, अंदाजन इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर लगाया गया कि जो एटम का न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है, और 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी, 1 फर्मी बोलते हैं, तो 1 फर्मी बोल सकते हैं। आइए एक कदम आगे चलते हैं। अभी डेरिवेशन की जो फॉर्मूला निकाला था वो कहां से टपक पड़ा, आइए देखते हैं। तो सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, ये अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, तो एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी जिसे आप फेंक रहे हैं। मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये डायरेक्टली जा रहा है, एक क्षण के लिए यहां रुकेगा, बैरिंग वापस हो जाएगा। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, अभी हम सिखा चुके हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो +2e चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल के ऊपर। दूसरा, चार्ज ऑन स्कैटरिंग एटम या न्यूक्लियस, ये जो गोल्ड है इसके लिए चार्ज, गोल्ड नहीं कुछ और भी ले लेते हैं, तो Ze इस पे चार्ज हो गया इसके न्यूक्लियस का, Z है एटॉमिक नंबर, E है चार्ज मैग्नीट्यूड में बात करें तो Q2 की वैल्यू होगी +Z, इसके जो न्यूक्लियस का चार्ज है।
और Z है एटॉमिक नंबर। बढ़िया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, के अल्फा, हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सी बड़ी बात है भाई, एम वी पता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जब ये बंदा यहां पहुंचा है अल्फा पार्टिकल, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला लगा दें, के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट, ये डिस्टेंस है आर नॉट क्लोजेस्ट अप्रोच की, Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं, या अभी रख देंगे। अब यही जो यहां पर जितनी काइनेटिक थी वही यहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी एक क्षण के लिए, फिर ये वापसी करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से के अल्फा की वैल्यू यू के बराबर आप कर दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। कुछ नहीं किया है, काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया है बेटा, बहुत सुंदर। तो आर नॉट की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी आप देखें, तो आर नॉट की आ जाएगी 2k, यहां से 2 मल्टीप्लाई आर नॉट इधर, 2k Q1 Q2 ऑफ 2k Q1 Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है इसे आप याद रखें, अभी ये हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा, अभी ये अल्फा पार्टिकल वाला चीज नहीं लगाई है, चार्जेस वैल्यू नहीं रखी है। कभी कभी आपके एग्जाम में, क्योंकि पेपर थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पॉजिटिव पार्टिकल कर दें, तो उसका चार्ज रख देना, गोल्ड की जगह कोई और आइटम रख दें तो उसका Q2 रख देना। इसलिए ये जनरल फॉर्मूला जानना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। बात समझे ना। अभी यहां पर इस फॉर्मूले में हम अल्फा पार्टिकल वाली बात लाएंगे, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अल्फा पार्टिकल की ही बात करें। मान लो प्रोटॉन की बात कर दें या किसी और चार्ज पार्टिकल की बात कर दें, तो उसके हिसाब से Q1 और इसके हिसाब से Q2 पुट करना। इसलिए जो जनरल फॉर्मूला है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा पूरे लेक्चर में, इसे आप नोट कर लेना। बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फा के लिए जो Q1 की वैल्यू है वो +2e के बराबर होती है, तो +2e पुट कर दिया, Q2 की वैल्यू हो गई +ZE, जो भी गोल्ड है या जो भी है वो आइटम। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पर, देखिए Q1 Q2, तो 2k + 2e + ZE अपॉन mv स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 4k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, या 2k ZE स्क्वायर अपॉन के अल्फा, जो हमने बात की थी। और ये फॉर्मूला डराइव हो गया अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर अल्फा पार्टिकल नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और ये के है, ये देखिए जो के है वो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और के अल्फा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसे भी आप अच्छे से पॉज करके नोट कर सकते हैं चाहें तो, वरना इसकी शीट तो आपको मिल ही मतलब पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। अब एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज की, भाई आर नॉट तो हम निकाल चुके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसी से हम फाइंड कर लेते हैं कि इसकी कितनी एस्टिमेशन हो सकता है साइज ऑफ एटम का, कह लीजिए। तो आर नॉट ये वैल्यू थी, इस वैल्यू में हमने सारी वैल्यू डाल दी। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन आर नॉट, भाई आर नॉट तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इससे छोटा ही होगा। तो इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अल्फा की वैल्यू थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू रख दी यहां पर। गोल्ड लिया गया था जो कि वैल्यू थी 79। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए आप, ये जो फॉर्मूला था उसी में सारी वैल्यू पुट कर दी, और उससे कैलकुलेट किया तो 4.13 इंटू 10⁻14 या 41.3 फर्मी मीटर आया। इससे अंदाजा लग गया कि हमारा जो न्यूक्लियस का साइज है वो फर्मी मीटर के अकॉर्डिंग है, साइज के बराबर है। फर्मी मीटर का मतलब 10⁻15 मीटर। तो ये बात यहां पे बन गई कि भाई हमें एस्टिमेशन मिल गया कि न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है। आपकी जान आगे लिखा भी होगा, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो एटम का साइज होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है ऑर्डर का, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर के बराबर। एक अंदाजा लें तो अगर आपका रूम, जिस क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, उसमें आपकी वो क्लासरूम अगर एटम है तो आपकी ये जो पेन की टिप है ना जिससे आप लिखते हैं वो न्यूक्लियस है। सोचिए इतना साइज का फर्क है। पूरा आपका जो क्लासरूम है वो अगर एटम है तो आपकी पेन की टिप न्यूक्लियस है। ये अंदाजा लेके चलें, इतना छोटा, और उसी छोटे से पार्ट में सारा पॉजिटिव और साथ में सारा मास लगभग केंद्रित होता है, उतनी चीज का। इसीलिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है
जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूक्लाई में, काफी ज्यादा होती है। ठीक, ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अच्छा भाई, अब ये फर्मी मीटर मैंने लिख दिया, जैसे आप मिस ना कर दें। एक फर्मी मीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर बेटा। अब एक टर्म आता है इंपैक्ट पैरामीटर, इसको भी घुमा फिरा के पूछने लगे हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जिस दिशा में चल रहा है वेलोसिटी वेक्टर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज ए इंपैक्ट पैरामीटर। फिर से समझा रहे हैं, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, बड़ा सा बना दिया जिससे समझने का आपको मौका मिले, और इसके सेंटर ये है, इसके सेंटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखिए यहां पर, और कोई भी अल्फा पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी वेक्टर, मान लीजिए यहां पर इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा होती है इसके अंदर ये। तो इसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा? इसका इंपैक्ट पैरामीटर हो जाएगा बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दैट इज द इंपैक्ट पैरामीटर, इसको बी बोला जाता है। तो यही आपका क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर। बात समझ में आ गई? तो ये अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, उसका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर बी। बी, अगर ये बातें अभी हम कहेंगे यहां पर, बी का एक फॉर्मूला भी है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको याद कर लीजिएगा। नॉर्मली ये पिछले साल तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कभी कभी क्वेश्चन टेढ़े देते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो इससे आप ये बता सकेंगे कि मास बढ़ने से बी पर क्या इंपैक्ट होगा, वेलोसिटी बढ़ने से इंपैक्ट क्या होगा, ये बातें पूछने लगे हैं अब। तो थोड़ा इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए सरलता बन जाएगी। पिछले साल तक हम लोग बोलते थे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब पेपर को देखते हुए बेहतर है कि हम प्रिकॉशन लिए रहें। तो आप ये समझ पाए। अच्छा, इसके अंदर बातचीत की जाए तो ये जो थीटा है वो है स्कैटरिंग एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल, और साथ में बी इंपैक्ट पैरामीटर जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए इंपैक्ट पैरामीटर को लेकर इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, तो ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये दूरी ज्यादा हो जाएगी बी, भाई इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है लगभग सीधे निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन कम लगेगा क्योंकि दूर है, और रिपल्शन लगेगा नहीं तो ये सीधे निकल जाएगा, या बहुत हल्का फुल्का स्कैटरिंग एंगल मिलेगा, डिफ्लेक्शन बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर ये बी काफी छोटा है यहां, तो जैसे ही ये पॉजिटिव वाला हीलियम अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा, वहां ये प्लस प्लस रिपल्शन देगा, तो थीटा ज्यादा आ जाएगा। तो इसी बात को देखिए कि अगर बी लार्ज है तो नो डिफ्लेक्शन, बी लार्ज तो नो डिफ्लेक्शन, और बी अगर छोटा है तो हाई डिफ्लेक्शन, क्योंकि करीब है, पास आते ही प्लस प्लस ने धक्का मारा और बढ़िया तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये आपसे आजकल पूछा जाने लगा है। तो ये क्या है कहानी? ये कहानी कुछ ऐसी है कि अगर बी 0 हो तो पूछते हैं कि डिफ्लेक्ट स्कैटरिंग एंगल बताओ, तो उस समय स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है। बी 0 का मतलब है, यहां पे कोई लिखा तो नहीं है, ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस की सीध में यहां पर ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है सीध में। तो जब इसके पास पहुंचेगा तो ये उल्टा इस दिशा में जा रहा है, ऐसे लौट जाएगा, तो यहां थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। समझे? तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो उसका जो स्कैटरिंग एंगल है वो जाकर बैरंग उसी रास्ते से वापस आएगा, तो थीटा विल बी 180 डिग्री। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख भी चुका हूं क्योंकि इसको लेके सवाल पूछे जाने लगे हैं। इंपैक्ट पैरामीटर का फायदा क्या होता है? तो इंपैक्ट पैरामीटर का फायदा ये होता है कि उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल है, इसका पाथ क्या होगा। तो पाथ को हम समझ लेते हैं, समझने में बड़ा हेल्प करता है। तो ये उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया कि क्यों हम इंपैक्ट पैरामीटर के पीछे पढ़े हैं, आपके कोर्स में पढ़े रहिएगा। ठीक, अब आता है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने सारा ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट गेगर मार्टसन से कराया, उसको समझा, उसको उसके कंक्लूजन्स दिए। अब वो फाइनली 1911 में, मेरे ख्याल से 11 में ही, क्योंकि 11 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। चार बातें कही,
कौन क्या क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। एक एटम के पास बहुत छोटा, मैसिव यानी भारी काफी एक सेंट्रल कोर होता है, जिसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और लगभग सारा मास केंद्रित होता है। उसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो पहली बात क्या बोली कि भाई जो एटम है उसके अंदर बहुत ही छोटे पार्ट में सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम will be concentrated. This small part will be known as a nucleus of the atom. अगली बात, the size of the nucleus 10 की पावर माइनस 15 मीटर। जो न्यूक्लियस का साइज है काफी छोटा है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, और एटम का साइज 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मैं बता चुका हूं कि जिस क्लासरूम में आप पढ़ते हैं वो क्लासरूम अगर एटम है तो ये पेन की टिप न्यूक्लियस है। ये सेकंड बात होगी, इससे याद रहने में मदद मिलेगी आपको। साथ में ये जो सेंट्रल कोर में जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतना ही निगेटिव चार्ज एज ए क्लाउड से वो घिरा हुआ है अपना न्यूक्लियस। तो इस वजह से एज ए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे सेंटर में उतने ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन एज ए क्लाउड उसको घेरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अगली बात कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। भाई ये न्यूक्लियस मान लीजिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका चक्कर लगा रहे हैं जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी को गोल गोल चक्कर लगाना होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। धरती और सन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स जो देता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। यहां पर कौन देता है? तो कोलंबियन फोर्स देता है। प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से यहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर होता है, और जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। तो ये इनका जो मॉडल था वो मॉडल भैया पेश हो गया और काफी सम्मानजनक स्थिति में था, काफी कुछ बातें कह पा रहे थे। लेकिन ये मॉडल भी चैलेंज कर दिया गया, या इसकी लिमिटेशन सामने आई, और उस लिमिटेशन को आगे आप देखेंगे बोर मॉडल ने फुलफिल किया। फिर बोर मॉडल की भी लिमिटेशन आ गई। साइंस तो ऐसे ही है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए, फिर जो सोल्यूशन उसमें 4 खामी है फिर उन खामियों को दूर कीजिए, कुछ नया दीजिए, फिर उसमें 2 खामी है उसको दूर कीजिए, ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता जाता है। खैर, लिमिटेशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। रदरफोर्ड जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था। कैसे? आपको ये पता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा था कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, आपने पढ़ा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अगर ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। जब भी चक्कर कोई लगाएगा वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये गोल गोल चक्कर लगाने पे एक्सेलरेटेड मोशन में है, इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा ये। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो फ्री में आती नहीं है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैरी करती है, तो ये अपनी एनर्जी देगा उनको। एनर्जी कंजर्वेशन तो जानते ही हैं। अगर वो अपनी एनर्जी देगा तो इसकी खुद की एनर्जी घटेगी लगातार, और घटेगी तो जो रेडियस है वो कम होगी, और ये स्पाइरल करते हुए थोड़ी ही देर में न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएगा। तो अगर ये न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएगा तो आखिर एटम स्टेबल हुआ ही कहां? अब ये इसका तोड़ रदरफोर्ड साहब ना बता पाए, मतलब लिमिटेशन हो गई इसकी, समझ आई? तो ये पहली लिमिटेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरी बात क्या हुआ कि अगर ये गोल गोल चक्कर लगाता हुआ कॉन्टिन्यूअसली न्यूक्लियस में जा रहा है तो इससे निकलने वाले जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, क्योंकि लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कॉन्टिन्यूअसली स्पाइरल बनाएगा, तो उससे निकलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो भी कॉन्टिन्यूअस मिलनी चाहिए। जबकि हाइड्रोजन के एटम में देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, मतलब इस अभी हम बात करेंगे, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो आखिर ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं मिल रहा है अगर फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है? क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो उसको तो जो हो रहा है वो सच है, बाकी आप बता पाओ चाहे ना बता पाओ। तो ये कहानी यहां आके फंस गई। अब इसका निवारण करेंगे बोर साहब। तो बोर साहब अभी हीरो बन के आएंगे और इन दोनों बातों को, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम और फलाना धमाकों को बताएंगे। और यहां पर एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा है कि रदरफोर्ड जो मॉडल था
वो पूरी पिक्चर का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। और जो क्लासिकल थ्योरीज थी केवल वो काफी नहीं थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए। तो कोई नया आइडिया चाहिए था जिसके तहत स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाया जा सके। वो नया आइडिया नील बोर ने खोसा। तो आइए उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं न्यूमेरिकल, जिसे एग्जाम में जो आता है उसकी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। तो इन गेगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इस डायरेक्शन। जिस अल्फा पार्टिकल को आप एनर्जी दिए हुए हैं उसकी वैल्यू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बताइए। आइए करते हैं सवाल। तो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर जो एनर्जी दिए हैं, और जब वो एक आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 की वैल्यू हो गई Ze और Q2 की वैल्यू हो गई अल्फा पार्टिकल है +2e, और आर नॉट हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये आर नॉट की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, ये Ze स्क्वायर ये 2, और ये आपका इधर वैल्यू आ गई तो 2Ze² अपॉन के अल्फा, इसे के अल्फा लिख दिया है। तो इस वाले पोर्शन को नीचे ले आइए और बाकी फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹। अब बाकी 2 रख दिया, Z की वैल्यू 79, गोल्ड की बात ले लेते हैं, इसमें लिखा नहीं है शायद, लेकिन गेगर मार्टसन का एक्सपेरिमेंट था उसमें गोल्ड ही लिया गया था, इसलिए Z की वैल्यू 79 ले ली। और E की वैल्यू हमें पता ही रहती है 1.6 × 10⁻19, और के अल्फा यहां दिया था ये 7.7 MeV। तो 7.7 MeV को चेंज करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 × 10⁻13 आएगा। ये देखिए आपको मालूम होगा ना कि भाई एक MeV की जब बात करते हो तो एक m यानी 1 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है MeV में 10⁶। तो 1 × 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 × 10⁻19। तो ये माइनस इसमें ये जुड़ जाएगा तो -13 बचेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि बच्चे चकमा खा जाएं, तो चकमा ना खाएं। ये वैल्यू कैसे आई? प्यार मोहब्बत से काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप पकड़ पाए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा यहाँ पर कंप्यूटर पीसी खोल रखा है, मैं देखता रहता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही। तो चल तो रही है, और मेरे ख्याल से ये ग्रीन कलर भी आप काम का देख पा रहे हैं। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व किया 29.5 × 10⁻15 मीटर, 30 फर्मी मीटर आ गया इसका आंसर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये आपका आंसर यहाँ पर प्यार से आ गया, कोई भी टेंशन नहीं है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं बेटा, एक अगला सवाल लेते हैं। ए नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 MeV एनर्जी इज अप्रोचिंग ए शीट ऑफ लेड। देखिए लेड कर दिया है 82 जिसका है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन इन द बीम, स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। ऐसे सवाल देखिए आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो जो एनर्जी होती है जो काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, और उसको दिए हुए हैं 4.1 MeV के बराबर, तो 4.1 × 1.6 × 10⁻13 जूल हो गया। अब v स्क्वायर कितना हुआ, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन पेपर में दिया भी रहता है, वैसे याद होना चाहिए, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये वैल्यू लिखी। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे रूट लेके प्यार से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.8 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां पर पूछा था स्पीड ऑफ प्रोटॉन, तो ये स्पीड ऑफ प्रोटॉन आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे। अच्छी बात। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बातचीत की जा रही है, तो उसमें क्या करेंगे, एट द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए प्रोटॉन, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करेंगे, यानी के कूलम्ब्स कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 हो गया Ze और Q2 E अपॉन R नॉट, या फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो निकाल रहे हैं, आपको याद है तो सीधे लगा दीजिए। R नॉट हो गया 1/4πε0 Ze² अपॉन Kp, ये Kp। अब ये 9 × 10⁹, Z की वैल्यू 82, लेट की बात की है, और ये E स्क्वायर हो गया, नीचे Kp की वैल्यू दे रखी है 4.1,
MeV, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में चेंज करके लिख दिया है। ये वैल्यू आ गई 28.8 10⁻⁻15 मीटर, यानी 28.8 फर्मी मीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। बिल्कुल सवाल सरल है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रख के अच्छी तरीके से इसको होल्ड कर पाए। तो इस तरीके से ये देखिए आपका आंसर बन जाता है। इसको भी आप चाहें पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। बढ़िया, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। कई बच्चों को क्या रहता है, पिछले PYQs जो होते हैं 10 साल के, वो बिखरे रहते हैं, एक जगह नहीं मिलते, NCERT एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी नहीं मिल पाती, और बात करें तो डेरिवेशन को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन उनको बना रहता है। 130 डेरिवेशंस हैं क्लास 12 में। मैंने सबका वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको इस कोर्स ऑल इन वन में दे दिया है। बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, जहां पर आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन और सारी चीज 10 साल की PYQ, NCERT एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और डेरिवेशन आपको मिल जाते हैं। आपकी ये काफी मदद करेंगे, क्योंकि ये सब तो आप लगाते ही हैं, डेरिवेशन छोड़ेंगे नहीं, PYQ छोड़ेंगे नहीं, NCERT छोड़ेंगे नहीं। तो ये ऑल इन वन कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिल जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं या 10-20% ही पढ़ पाए, तो कहते हैं सर सवाल हम कहाँ निकालेंगे, अभी तो हम पढ़ेंगे ही। तो उनके लिए ये द्रोणा है। द्रोणा के अंदर आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये जो अभी ऑल इन वन दिखाया था, NCERT PYQ डेरिवेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको MCQ, एसएसआर रीजनिंग, केस स्टडी, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन नोट्स, असाइनमेंट, ये सब मिल जाता है। यानी जो भी रिक्वायरमेंट आपकी बनती है इसके अंदर आपको मौजूद मिलती है द्रोणा के अंदर। तो जो बच्चे पढ़ाई अगर शुरू कर रहे हैं या 10-20% ही पढ़े हैं, वो द्रोणा से अपना काम बना सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर ज्वाइन कर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो द्रोणा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। चलिए वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो बातचीत रदरफोर्ड की हुई थी, सवाल भी लगाए। अब रदरफोर्ड में जो लिमिटेशंस आई थी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे अपने बोर साहब। तो बोर साहब कुछ नया आइडिया लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले ये है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। आप देखेंगे कि बोर ने 3 पोस्टुलेट्स दी थी, और सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया था कि भैया, जो अभी हम बात भी करेंगे, कि वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये जो h/2 कहां से आ गया, ये डिब्रॉय ने 10 साल बाद इसका निचोड़ दिया कि कैसे वो बोर साहब ले आए, भगवान ने जाने। तो ये आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि डिब्रॉय के तहत बोर थ्योरी में h/2 कैसे आया है, या एक्सप्लेन कीजिए बोर थ्योरी को ऑन द बेसिस ऑफ डिब्रॉय। डिब्रॉय का मतलब डिबॉर्गली लिखा जाता है, पढ़ा डिब्रॉय चाहता है। ठीक, आइए समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द सेम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने बताया था डिब्रॉय ने कि भाई कोई भी पार्टिकल अगर चलता है, मूव करता है, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी वो शो करता है। डुअल नेचर में आप पढ़े, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और सर्कुलर ऑर्बिट में कैन बी टेकन स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो चक्कर लगा रहा है, इनको स्टेबल एनर्जी स्टेट्स में ही लिया जाता है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं होंगे तो थोड़ी देर में अनस्टेबिलिटी के कारण न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका, जिसमें ये चक्कर लगा रहा है इस सर्किल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जो भी बोलते हैं, वो n लैम्डा के बराबर हो। जब वो n लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, तो आपको स्टेबल ऑर्बिट मिलेंगे, कोई भी वेव एक दूसरे को कट्टम काट नहीं करेगी। अब इसके तहत डिब्रॉय ने अपनी जो वेव इक्वेशन बता रखी थी, उसकी वैल्यू होती थी लैम्डा इक्वल टू h/mv। इस लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। आपने पुट कर दिया 2πr इक्वल टू n, और लैम्डा की जगह h/mv। अब इस mv को इस r के साथ ले लीजिए। तो ये देखिए, mv को r के साथ ले लिया, जिसे आप एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये nh और ये वैल्यू 2π नीचे आ गई, तो ये L इक्वल टू mvr nh/2π। ये चीज बोर डिब्रॉय ने 10 साल बाद
बोर का थ्योरी के बाद एस्टेब्लिश की। ये बहुत बड़ी पजल थी कि भाई h/2 टपका कहां से है ना। चलो आपने बता दिया, चीजें बैठ रही हैं, सब बढ़िया, लेकिन सोचा कैसे वो भी नहीं बता रहे। आ गया दिमाग में उनके, ठीक। तो ये इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया 10 साल बाद डिब्रॉय ने कि भाई यहां से आया। तो ये एंगुलर मोमेंटम है उस ऑर्बिट का जिसमें चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, स्टेबल ऑर्बिट का, तभी ये स्टेबल रह पाएगा। तो दिस इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप अच्छी तरीके से जरूर कर लीजिएगा, मिस ना करिएगा, ठीक। तो ये इसके ऊपर लिख दिया, खैर आपको दिख रहा है। दस ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स कैन बी अलाउड, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा पाएगा जो कि स्टेशनरी स्टेट में, जिनका की एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n h/2 n से मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी और में लगा ही नहीं पाएगा, लगाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा और थोड़ी ही देर में जाके इलेक्ट्रॉन में भस्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी की कहानी थी। खैर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से ले लिया है। अब बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट या जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, परिकल्पनाएं, उन तीनों को हम समझेंगे। तो पहली बात वो ये कहते हैं पहली पोस्टुलेट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। उनका कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाएगा वो डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही लगाएगा जो कि स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी। वहां पर जब वो चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएंट एनर्जी एमिट नहीं करनी पड़ेगी। यानी वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे आप चलेंगे, मान लीजिए बस में बैठ रहे हैं तो बस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ले जाएगी, खर्चा नहीं लगेगा आपको। कुछ मान लीजिए सरकार ने ऐसे रूट बना दिए कि आपने घर से कहीं दूर होते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, तो इस रूट पे इस बस में बैठोगे तो फ्री है आपके लिए। तो इस रूट पे चलोगे तो फ्री है, किसी और रूट पे चलोगे तो खर्चा लगेगा, और खर्चा लगेगा तो तुम भस्म हो जाओगे, अंतिम में खर्चा देने का ताकत नहीं। तो क्या बोला बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन स्टेबल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जहां पर उसको खर्चा यानी रेडिएंट एनर्जी एमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट यानी इस परिकल्पना के अनुसार एटम हैज सर्टेन डेफिनिट स्टेबल ऑर्बिट्स। तो एटम के पास डेफिनिट सर्टेन ऑर्बिट्स ही रह गए, इस वजह से इसके पास जो एनर्जी है वो डेफिनिट हो गई। क्योंकि मान लीजिए ये एक रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, दूसरा रास्ता कहीं और है, तीसरा रास्ता कहीं और है, तो ये तो एक रास्ते वाली एनर्जी है या दूसरे वाली या तीसरी उसके बीच की नहीं है। तो एक डेफिनिट एनर्जी हो गई और क्वांटाइज्ड हो गई। तो इसी को ये बोलते हैं, अभी दीज आर दी कॉल्ड दी स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, एनर्जी स्टेट्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेलेक्टेड ऑर्बिट्स हैं आपके पास, सब में चक्कर नहीं लगा सकते आप। तो ये इलेक्ट्रॉन नो लॉस ऑफ एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट, यानी ये जो परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो उसको कुछ भी खर्चा पानी नहीं लगेगा, रेडिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट नहीं करनी पड़ेंगी। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट नहीं करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, फिर ये घूमता रहेगा। दिक्कत तो रदरफोर्ड में यही थी ना कि अगर एमिट की तो ये भस्म हो जाएंगे, एमिट ही नहीं कर रहे हैं इसमें तो काहे को भस्म हो जाएंगे। तो पहली पोस्टुलेट ये। दूसरी पोस्टुलेट की बात करते हैं कि यहां पर बात ये की गई कि वो जो स्टेबल ऑर्बिट्स बताया पहले पोस्टुलेट्स में, वो स्टेबल ऑर्बिट कहां मिलेंगे। तो उन्होंने कहा स्टेबल ऑर्बिट्स वो होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। तो ये जो NH/2 देख रहे थे उसी को उन्होंने बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम जो mvr के बराबर होता है वो NH/2 होगा। तो उन ऑर्बिट्स के अंदर इसको खर्चा नहीं लगेगा, स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है NH/2 के बराबर है। यहां पहले में बताया कि स्टेबल ऑर्बिट्स मिलेंगे, दूसरे में कह रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट्स कहां मिलेंगे, NH/2। देखिए कितनी आसानी से समझ में आती है बात। तीसरी उन्होंने बात क्या की कि अगर चक्कर जो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर जाता है, तो जो एनर्जी का गैप होगा उसके उतने गैप के बराबर वो एक फोटोन रिलीज कर देगा। यहां पर अगर देखिए लिखा है एच न्यू बराबर ई आई माइनस ई फाइनल, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। तो अगर ई आई हमारी बड़ी है ई एफ से,
तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आ रहा है, तो जो एनर्जी का गैप है उसके बराबर एक फोटोन ये रिलीज कर देगा। बात खत्म। ये 3 पोस्टुलेट्स बोर साहब की आ गई। पहली स्टेबल ऑर्बिट वाली बात, जो ये बताती है कि क्वांटाइज्ड कंडीशन है, हर जगह टहल नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। दूसरी, वो स्टेबल ऑर्बिट्स कहां मिलेंगी जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। तीसरा, अगर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में, तो एनर्जी गैप के बराबर एक फोटोन वो रिलीज कर देगा। कितनी सुंदर और सरल इक्वेशंस हो गई। अब उसके में जो आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लें तो बेहतर है, थोड़ा सा बड़ा और झमेलेदार तो लगता है। तो और भी फॉर्मूले छोटे आएंगे, वो भी हम बताएंगे। R इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये रेडियस है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कि किस ऑर्बिट में, दूसरे में, चौथे में, पांचवें में कहीं भी चक्कर लगा रहा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। ये उसकी स्पीड का फॉर्मूला है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा तो ये रेडियस हो गई और ये इसकी स्पीड हो गई, जिससे आप विजुलाइज कर पाए कि मामला क्या है। तो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH के बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन एटम के लिए आप जानते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू यहां पर कर देंगे आप 1, और अगर N की वैल्यू भी 1 कर दें, मतलब ये पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, Z बराबर 1 और N बराबर 1, उस समय R की वैल्यू हो जाएगी R0, यानी हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट का रेडियस R0 लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कंफ्यूज मत कर जाना, वहां भी R0 यूज था और ये बोर रेडियस बोलते हैं, यहां भी R0 लिखते हैं। तो ये R0 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, और उसकी जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो C/137, हाइड्रोजन के पहले n बराबर 1 ऑर्बिट के अंदर। फिर अगर nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन है तो R इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R0। ये हाइड्रोजन के लिए बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन के लिए अगर बात की जा रही है तो R इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R0। और यहां बात की जाए nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए तो 1/137 C/n, या इसको आप लिख सकते हो, ये मेरे ख्याल से V1/n लिखा जा सकता है। इस तरह भी याद कर सकते हो कि अगर किसी nth ऑर्बिट का आप स्पीड निकालना चाहो तो V1/n यहां पर किया जा सकता है। उम्मीद है पकड़े। अच्छा, कभी कभी आजकल क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह दूसरा कोई मॉलिक्यूल दे दे रहे हैं, तो उसमें आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। R इक्वल टू n स्क्वायर R0 अपॉन Z। Z हो गया हाइड्रोजन के केस में तो 1 था, लेकिन कोई और अगर ले लिया है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहां पुट कर दीजिएगा। तो R इज इक्वल टू n स्क्वायर R0 अपॉन Z फॉर एनी एटम। उम्मीद है समझे, और भी फॉर्मूले भी हम बताएंगे। अब यहां पर उसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि इनका रेडियस और स्पीड हम कैसे निकालें। आइए देखते हैं। ये एक न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो Zd के बराबर है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इनका मास m है और चार्ज E है। ये चक्कर लगा रहा है v स्पीड से यहाँ पे चल रहा है। अब इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इसको सेंटीपिटल फोर्स ऑफर कर रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। वो फोर्स कितना होगा, कूलाम्स लॉ के बेसिस पे देखा जाए तो वो फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Zd E अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई। और ये K Zd स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख दी। सिंपल, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब दिस विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन, यही सेंटीपिटल फोर्स देगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये तार कहीं लड़ रहा है, चलिए खैर देखते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें नीचे एक लाइट रखी है, उसमें ये तार जाके लड़ता है तो आवाज आती है, इससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दिस विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन। अब ये mv स्क्वायर बाई r, ये k Zd स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू के बराबर रहती। यहां पर क्या था, ये mv स्क्वायर बाई r सेंटीपिटल फोर्स जो मिला है वो k Zd स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहां पर ये mv स्क्वायर को ये r से ये R स्क्वायर आप काट दिए और वैल्यू क्या हो गई है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू k Zd स्क्वायर अपॉन r। अब ये R का मतलब क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका मामला है।
तो R इज इक्वल टू इसी से kZe² अपॉन mv², ये R निकल आया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से R निकाल लेंगे। हमें मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम की कहानी होती है L इक्वल टू mvr विच इज NH अपॉन 2π। अब यहां पर Rn निकाला, ये R, तो ये हो गई NH अपॉन 2π इंटू mv। अब ये R चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, R में फर्क थोड़े आएगा, आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है। तो इन दोनों R को हम इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये यहां पर देखिए kZe² अपॉन mv² यहां से लिख दिया, और ये NH अपॉन 2π mv यहां से लिख दिया। अब जो वैल्यू कट रही है काट लीजिए, ये देखिए m से m कट जाएगा, एक v से ये v कट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर वाले को उसको इधर ले जाओ, बाकी सब इधर, kZe² 2π NH। अब ये देखिए वेलोसिटी आप निकाल ली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, 2π kZe² अपॉन NH। बढ़िया। अब इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो इस v की जगह, तो हमें R निकल आएगा। पुट कर देते हैं तीसरे में इस v की जगह, ये v नीचे है, पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Rn NH अपॉन 2πm, NH अपॉन 2πm, और 1 अपॉन v का मतलब इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दिए NH अपॉन 2π kZe²। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू Rn की वैल्यू आपको मिल गई, जो कि है n² h² 4π² mkZe², और ये Rn निकल आया। ये क्या है, रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बात की थी, रिलेशन बिटवीन Rn एंड Vn, यानी इस R रेडियस में और इस वेलोसिटी में रिलेशन, ये भी कई सवालों में बड़ी मदद करते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। Rn इज इक्वल टू kZe² अपॉन mv²। तो ये देखिए Vn और Rn के अंदर आपको रिलेशन मिल गया। क्यों, इससे फायदा ये होता है कि Rn पता तो सीधे Vn निकाल लोगे, और Vn पता तो सीधे Rn निकाल लोगे, कुछ और आपको झंझट नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये राइट सेंस में प्रॉपरली आप तक मैसेज पहुंचा होगा। चलिए बढ़िया। अब बोर रेडियस की बात करते हैं, तो बोर रेडियस कौन सी रेडियस होती है, हाइड्रोजन एटम के अंदर पहली ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी रेडियस को बोलते हैं बोर रेडियस। यानी रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला निकाला है, इसमें n बराबर 1 और z बराबर 1 पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी बोर रेडियस कहलाएगी। तो बोर रेडियस हो जाती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू आप निकाल लीजिए। इन जनरल अगर ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम नहीं दिया है, कोई और दिया है, तो इस फॉर्मूले को, क्योंकि आजकल आ रहा है n² अपॉन z इंटू R0, उस हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो उसमें आप n की वैल्यू पुट करके रेडियस निकाल सकते हैं, n² R0 अपॉन z। और एक रिलेशन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए कि Rn इक्वल टू n² इंटू R0। मान ली R0 तो आपको पता है, मान लीजिए कह दे कि तीसरी ऑर्बिट, हाइड्रोजन के लिए तीसरी ऑर्बिट का रेडियस बताइए, तो तीसरी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, यहां कोई लिखा तो नहीं है, नहीं, Rn इक्वल टू n² इंटू R0, ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। अब हम n बराबर 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू R0 यानी 9R0। तो आप 9 को 0.53 से एमस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब करीब 4.5 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, कि 4.5 और 0.3 और 4.6 अंदाजन लिख देते हैं, 4.3 एमस्ट्रॉम के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एमस्ट्रॉम लिख रहा हूँ, हाँ एमस्ट्रॉम लिख रहा हूँ। ये रेडियस आ गई मोटे तौर पे, बात समझ में आपको उम्मीद करते हैं आई होगी। ये 4.6 से भी ज्यादा, क्योंकि 9 27 होता है, तो ये आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3 बढ़ा लीजिए, मतलब 6 7 8 के आसपास आप कह सकते हैं। ये इस तरह से आपकी बातचीत हो जाएगी। ठीक, जो भी आ रही हो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मतलब मेथड है, इसको बताने का, सेंस करवाने का ये कोशिश थी। अब वेलोसिटी ऑफ एन एटम की बात करते हैं। हमने आर की बात तो कर दी कि बोर रेडियस ये होती है, और डिफरेंट एटम हो तो ऐसा लगाना, और साथ में हाइड्रोजन के लिए n² इंटू R0 लगाना। अब यहां पर v की वैल्यू ये थी जो निकाल चुके हैं। अगर हम बोर रेडियस में निकालने जाएं कि जब हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उस समय उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड के लिए वैल्यू सारी पुट कर दो, n बराबर 1 z बराबर 1, तो c अपॉन 137 आता है, इसे v नॉट बोला जाता है। तो v नॉट इज इक्वल टू c अपॉन 137 फॉर हाइड्रोजन।
एटम के लिए। अगर हम इन जनरल किसी और एटम की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला Z अपॉन एन इंटू वी नॉट कर लीजिएगा आप, ये ऊपर लिखा हुआ Z अपॉन एन। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम नहीं हुआ, कोई और हुआ, तो Z अपॉन एन इंटू वी नॉट, ये Vn निकल आएगा। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, इसलिए कि फुल प्रूफ लेक्चर हो जाए, करने के बाद कोई सवाल आपका गलत ना हो। और हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा V नॉट अपॉन एन। ये हाइड्रोजन के लिए ये कहानी हो गई। हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहानी हो गई। और इसी तरह Vn की बात कर दें हाइड्रोजन के लिए, तो 1/37 C/137 अपॉन एन, ये कहानी हो गई। तो ये आप यहाँ पे पकड़ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस निकाल लिया, स्पीड निकाल ली। अब बात आती एनर्जी की, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी और कितनी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की चक्कर लगाते वक्त। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट पे ये चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां पर ke कितना हो गया, हाफ mv²। अब ये वैल्यू हो गई kZe² अपॉन 2r के बराबर, हाफ mv²। तो ये kZe² अपॉन 2r, ये आप यहां पर याद करके रख लीजिएगा कि जो एनर्जी ये हाफ mv², v की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो यहां पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा जो v निकाला था ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन का। तो ये kZ, ये काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, इसको सेम ना समझ लेना, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये k कूलम्ब्स कांस्टेंट है। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया कि kZe² अपॉन 2r इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। ठीक, अब यहां पर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में पोटेंशियल, ये देखिए जिस ऑर्बिट में होगा उसकी रेडियस रखनी पड़ेगी यहां आपको। यहां बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो k q1 q2 अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको भी आपने k Ze माइनस E अपॉन आर पुट कर दिया, वैल्यू आ गई माइनस kZe² अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस kZe² अपॉन आर, ये Pe हो गई ऊपर काइनेटिक। अब जब टोटल निकालते तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये देखिए दोनों टर्म जो हैं एक ही टाइप के, बस ये आधी है, ये उससे बड़ी है। जब जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो माइनस kZe² अपॉन 2r, ये टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। एक छोटी सी बात याद रखिएगा जो आपके न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आती है, कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, और इज इक्वल टू पोटेंशियल का आधा। दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदद करेगा कई जगह। E इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू u/2, तो इसको किसी भी हालत में मिस नहीं होने देना है, याद करके रखना है। अच्छा, उसके नीचे भी कुछ लिखा था कि वेरी इंपॉर्टेंट को उड़ा दे, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ऊपर लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर लिख देते हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है भाई। और फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होती है जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी याद रखिए, अगर पहली ऑर्बिट में तो 1, दूसरी में तो 2, तीसरी में 3, अभी हम निकाल के दिखाएंगे भी आपको। ठीक, अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करते हैं। देखिए टोटल एनर्जी आई -kZe² अपॉन 2r, और यहां पर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, ये जो r था इसकी वैल्यू पुट कर दोगे रेडियस की, तो ये एक्सप्रेशन, ये लंबा चौड़ा इतना आ जाएगा, थोड़ा समझ लीजिए आराम से। और whenever electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, जब इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर में आता है तो एनर्जी गैप के बराबर एक फोटोन को रिलीज करेगा। तो यहां पर उसी बात को लिखा गया है कि h बराबर EI माइनस E फाइनल, ज्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी, एनर्जी के गैप के बराबर h रिलीज कर दिया। अब इस न्यू को लिख सकते हो 1/h EI माइनस EF, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। अब हम जानते हैं C बराबर न्यू लेमडा होता है। अगर हम 1/λ निकालने, जिसे वेव नंबर बोला जाता है, तो 1/λ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू अपॉन सी। यहां से देखिए 1/λ नीचे ले लो, न्यू अपॉन सी, यानी इस फ्रीक्वेंसी, इस इक्वेशन को हम C से डिवाइड कर दें तो न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू HC अपॉन EI माइनस EF, ये वैल्यू मिल गई। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/λ बराबर
ये जो वैल्यू थी 1/hc, यहां पर हमने पूरी वैल्यू यहां पर पुट कर दी है, EI और EF की। तो EI और EF में अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो सब कुछ कांस्टेंट है, केवल n बदलता हुआ दिखेगा। तो n ब्रैकेट में ले लिया, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट यहां चली आई। अब यहां पर ये जो पूरी वैल्यू होती है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ है टर्म, ये एक कांस्टेंट होता है। देखिए कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो ये ऐसे आर से डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट कर देंगे तो फॉर्मूला काफी हल्का हो जाएगा। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ये आपका ये फॉर्मूला यहां पर बन गया। ये जो देखिएगा यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल माइनस फाइनल किया हुआ है, तो ये लेके यहां पे चलेंगे। यहां पर एक ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर बन गई 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। मैं ये बात देख रहा था कि इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहां पर कुछ माइनस साइन का, खैर इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए आप। मैं ये देख रहा था कि अगर इनिशियल माइनस फाइनल किया गया है तो अच्छा ये माइनस साइन है, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए इसमें माइनस साइन है, तो जब आप EI माइनस EF करोगे ना, तो ये माइनस साइन के तहत ये पलट जाता है, क्योंकि माइनस यहां, तो ये प्लस हो जाएगा तो पहले आ जाएगा। तो यहाँ ये माइनस साइन है, उसका ध्यान रखिएगा। और इस इक्वेशन में मैंने NF NI लिखा है, आपकी किताबों में N1 N2 लिखा रहता है, तो वो याद करने में कभी तकलीफ हो सकती है कि 1 क्या है 2 क्या है, और इनिशियल फाइनल लिखा है तो भूलोगे ही नहीं। इनिशियल मतलब पहले का काम, फाइनल मतलब बाद का काम। तो इसको मैंने थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है जिससे आप आसानी से याद रख सकें, वरना N1 N2 में कंफ्यूजन बहुत होता है। और नहीं होता कंफ्यूजन तो वही याद कर लीजिए, मुझे होता था, मुझे लगा बच्चों को होता है, तो मैंने ये बना दिया। ये फॉर्मूला आपके लिए बढ़िया फॉर्मूला है। अगर कहीं ट्रांजिशन हो रहा है NI से NF में, तो आप लेमडा निकाल सकते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई वगैरह करके। अब देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला था आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, ये मैंने लिखा ही था, इसको याद कीजिए और इस तरह से इसको लगाते रहिए। ये वही है, उसी को रिपीट कर दिया है। अब देखिए कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब लेमन सीरीज कई बच्चे कहते हैं इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं इसको। लेमन सीरीज कौन सी होती है? जब कहीं n इज ग्रेटर देन 1 से, एक से बड़े ऑर्बिट से चक्कर लगाकर 1 में आ रहा है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन एक से बड़ी ऑर्बिट में था, 2 3 4 5, वहां से जंप करके n फाइनल 1 में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज में NF की वैल्यू 1 रहती है और NI की वैल्यू उससे बड़ी 2 3 4 5 6 रहने वाली है। और ये लेमन सीरीज जो होती है वो यूवी रीजन में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। दूसरी बोलते हैं बामर सीरीज, यहां पर NF की वैल्यू 2 होती है, यानी फाइनली वो सेकेंड ऑर्बिट में आएगा और आएगा उससे बड़ी ऑर्बिट से, 3 4 5 6 7 8 कहीं से 2 में आ जाए। इस बामर सीरीज में यहाँ पे देखिए एन फाइनल 2 लिख देते हैं, और इस बामर सीरीज ये आती है विजिबल रीजन में, याद कर लीजिएगा। ये अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल, और बाकी जो मिलेगी इंफ्रारेड। बड़ा सिंपल है। तो ये विजिबल रीजन में हो गई बामर सीरीज। उसके बाद अगली सीरीज आती है पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज में NF की वैल्यू होती है 3 और NI उससे बड़ी 4 5 6 7 जितनी आ रही है, ये इंफ्रारेड रीजन में है। पाश्चन के बाद आती है ब्रैकेट सीरीज, NF की वैल्यू 4 और NI उससे बड़ी, ये वैल्यू ये भी इंफ्रारेड में आएगी। और उसके बाद आती है फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है इसमें। तो फंड सीरीज तो NF की वैल्यू 5 और NI 6 7 8 9, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। ले देखे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो सवाल लगाने में मदद कर सकते हैं और कंफ्यूजन से बता सकते हैं। अगर कहीं सवाल में लिखा हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए आप NI को इन्फिनिटी लीजिएगा। जितनी दूर से जंप मारेगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा फ्रीक्वेंसी और कम वेवलेंथ। तो जब बोलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो NI हो जाएगा इन्फिनिटी, हाईएस्ट एनर्जी मैक्सिमम न्यू। जैसे बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर पूछी जाए तो बामर में फाइनली कहां आना है? 2 नंबर में। बामर तो तभी बनेगी, तो n फाइनल 2, लेकिन इनिशियल कहां होगी? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से नंबर 2 में आएगी, तो बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगा। दूसरा, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर दे, सबसे बड़ी, तो अपने करीब बगल वाली ऑर्बिट से जंप कर जाए। समझ रहे हैं? 2 में है, 1 में जंप कर जाएगा तो आपको मिल जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बड़ी सिंपल सी बात है, इसीलिए लिखा जाता है
जहां आ रहा फाइनल उससे एक बड़ा, तो NF+1 Ni, जैसे बोला जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, दिस इज कॉल्ड H अल्फा लाइन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो H अल्फा अगर बोला जाए बामर के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि आपको NF2 लेना है और Ni 3 लेना है। उसी तरह अगर H बीटा बोला जाए तो NF+2 कर देना, दो मकान दूसरे मकान से पहले में 0 मकान में जंप कर रहा है, और H गामा बोला है तो NF+3 कर देना। समझ में आई बात? जिससे निकले अल्फा बीटा गामा, यानी टफ से टफ पेपर आ जाए, आप ये सब भिड़ा के कर लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपका सब में। अभी सवाल है, इसको भी जल्दी से निपटा लेते हैं। तो यहां पर यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड, मैं ग्रीन कलर लेना चाह रहा हूं, the speed of the electron in a hydrogen atom in the n बराबर 1 to 3 levels, calculate the orbital period of each of these levels। तो 1 2 3 के अंदर चीजें पूछ रहे हैं कि पहले तो पूछ रहे हैं भाई क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में ऑर्बिटल पीरियड यानी टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए जो किताब में सीधी तौर पे दी नहीं गई हैं। बोर्स मॉडल हाइड्रोजन के लिए जो स्पीड का मामला होता है, पहली Vn की वैल्यू होती है V1/n, और V1 आप जानते ही 1 पुट कर देंगे तो C/137, ये स्पीड का मामला है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो Tn का मतलब होता है n³ × T1, ये रिलेशन है हाइड्रोजन के लिए। तीसरी रेडियस की बात की जाए तो Rn=Rn² × R1, और एनर्जी की बात की जाए तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आप याद रखेंगे तो पेपर कितना भी घुमाए आप घूमेंगे नहीं। इन्हीं का सहारा लेकर इस सवाल को हम परफॉर्म करेंगे या निपटाएंगे। अब देखिए Vn की बात कर रहे हैं क्योंकि शुरू में पूछिए वेलोसिटीज बताइए, स्पीड बताइए। ये देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Vn की वैल्यू होती है 1/137 C/n, यानी V1/n। तो पहले में C/137, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 137 रखोगे अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू आ गई 0.0218 × 10⁸, ये V1 आ गया। अब कह रहा है दूसरे और तीसरे में भी बताओ, तो हम V1 की वैल्यू ये आ चुकी 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। V2 की बात करते हैं तो हमें पता है कि V2 की वैल्यू है V1/n, तो ये V1/n की जगह 2 पुट कर दो, यानी इस स्पीड का आधा 1.09 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और जब हम बात करेंगे V3 की, तो V3 V1/n, तो 2.18 को 3 से डिवाइड मार दो और ये वैल्यू हो गई 0.73, और करके वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है इंटू 10⁶। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा यहाँ, नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर हो गई, ये आपकी V3 की वैल्यू हो गई। तो स्पीड निकाल पाए तीनों दशाओं में। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो T1 निकालने के लिए सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। 2πr एक चक्कर लगाने में जो चला अपॉन स्पीड V1 जो पहली ऑर्बिट में थी, तो 2 × 3.14, और ये R1 हाइड्रोजन के लिए बोर रेडियस 0.53 एमस्ट्रॉम, तो 0.53 × 10⁻10, और V1 है यहां से निकाली V1 2.18 × 10⁶। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको T1 मिल जाएगा 1.52 × 10⁻16 सेकेंड। अब T2 T3 निकालना बिल्कुल आसान, क्योंकि Tn होता है n³ × T1, तो T2 हो गया 2³ इंटू 1.52 10⁻16, तो 1.22 × 10⁻15। ये वैल्यू आपकी आ गई T2 टाइम पीरियड इन सेकेंड ऑर्बिट। अब टाइम पीरियड इन थर्ड ऑर्बिट निकालने की बात आई, तो 3³ इसकी जगह 3³ इंटू 1.52 सॉल्व किया तो 4.10 × 10⁻15 मीटर। इस तरीके से देखिए पूरा सवाल आपका खत्म हो गया। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं जान रहे होते आप, तो सवाल में गोल गोल घूमते और हो ना पाता। तो इसको थोड़ा सा जाने रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं, मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे। अब बात करते हैं एक और छोटा सा सवाल जो बोर्ड में आया था, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखिए शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है, Ni की वैल्यू इंफिनिटी लेनी है इन द बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब क्या है कि NF 2 हो जाएगा, सेकंड में आना पड़ेगा, ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच रीजन इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस लाइन बिलोंग। हमें मालूम है कि जो बामर सीरीज बनती है वो विजिबल रीजन में आती है, तो पहले ही हमको दिख रहा है विजिबल में आएगी, आने ही आना है क्योंकि पहले से कर रखे हैं। तो लैम्डा फॉर बामर सीरीज 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये NF होता था तो 1/2² - 1/Ni²।
अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ni की वैल्यू इन्फिनिटी, ये भी सिखाया आपको हमने, वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो r अपॉन 4 हो गया, r अपॉन 4 का वैल्यू लिख दो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 4, तो ये वैल्यू इसको पलटना पड़ेगा, तो वैल्यू निकालोगे तो 3.646 इंटू 10 की पावर -7 या 3646 एमएस्ट्रॉम। ये एक विजिबल रेंज है, करीबन 4000 से होती है, उसी के आसपास है, 4000 से लेकर 4000 वॉयलेट वाली होती है, 4000 से लेकर 7, 7.5, 8000 तक, तो ये विजिबल रेंज के अंदर आ गया। सवाल बढ़िया है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसको जरूर मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर दूं, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं नोट्स में जरूर इसको टिक कर रहे होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब आती एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी समझ लीजिए क्या होता है। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन एक एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन वाले में क्या होता है, जब लो प्रेशर पर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी गैस में लो प्रेशर पे, तो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर कुछ डार्क, ये व्हाइट है, थ्रू इज एमिटेड रेडिएशन एज डार्क बैकग्राउंड पे, क्योंकि एमिट करेगी ना तो ये डार्क बैकग्राउंड होगा, ये बैकग्राउंड कैसा है, डार्क। तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर वो जो एटम्स जिस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की वो एक्साइट करके कुछ यहां पर लाइंस एमिट करते हैं, जैसे लेमन बामर पास्चन ये सीरीज दिख गई। तो जो एमिशन से मिलती है लाइन उसे एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे लेंगे, लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हो और एक व्हाइट बैकग्राउंड रखते हो स्क्रीन, वहां पर जो डार्क स्क्रीन रखते हो, वहां पर जो एमिट करती है लाइट उसकी लाइनें आपको दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा होगा जब चंद्रयान भेजा गया था, चलो चंद्रमा की ही बात कर लेते हैं समझाने के लिए, कि मान लीजिए मून पे पहुंचे कोई अपना एक चीज भेजी सेटेलाइट वगैरह के कर कुरा के वहां पर कोई उतारा कोई वहां पर, तो वहां पर आप देखते हैं जैसे मंगल ग्रह की बातचीत आजकल होती है कि वहां पर जो मिट्टी पाई जा रही है, जो वो उसमें क्या क्या मटेरियल है, भाई जहां हम लोग जितने एलिमेंट जानते हैं उनमें से कौन कौन सा है, तो उसको कैसे पता कर लेते हैं साइंटिस्ट। वहां पर यही वो जो रोबोट होता है, वो रोवर बोलते हैं, रोबोट जो भी नाम धरते हैं वो, तो वो मिट्टी को लाता है, उसमें स्पेक्ट्रम निकालता है इसी तरीके से, और उस स्पेक्ट्रम को का रिजल्ट ट्रांसमिट कर देता है यहाँ धरती पे बैठे वैज्ञानिक को। अगर वो स्पेक्ट्रम इस स्पेक्ट्रम से मिल जाते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि हाइड्रोजन है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है वो किसी भी एलिमेंट का डीएनए होता है, वो चेंज नहीं हो सकता कहीं। तो जो एलिमेंट हम जानते हैं, अगर वैसा एलिमेंट वहां मौजूद है और उसका स्पेक्ट्रम मिला तो हम जान जाएंगे कि वहां लेड मिल रहा है, वहां ऑक्सीजन मिल रही, अगर मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है, ऐसे जानते हैं, नहीं बैठे बैठे कैसे जान जाएंगे। तो जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो डीएनए ऑफ दी एलिमेंट होता है। डीएनए समझते हैं ना, वो बदल नहीं सकता, जैसे हमारे पास हमारा बच्चा होगा तो उस पर भी वही डीएनए होगा, ठीक, आप भी पापा का और आपका डीएनए मैच करेगा। तो ये बात यहाँ की। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या करते हैं, या पीछे वाले में डार्क था और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं, ऐसे ये वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, लाइट पास करते हैं गैस के अंदर। तो लाइट जब पास करेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट का कुछ पोर्शन, और इस वाइट बैकग्राउंड पे वहां पर काली काली लाइनें आ जाती हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि भाई जो एब्जॉर्ब कर लिया वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, लाइन आ जाती है। ये वही ऐसी ही लाइन होती है जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम की थी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहीं से निकालो, लाइनें वही मिलेंगी, उसमें व्हाइट पे मिलेगी, इसमें डार्क में मिलेगी, वहां एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये डीएनए है, ये चेंज नहीं होता। तो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप समझ पाए होंगे। अब ये आता है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इनको अगर हम सुटेबल एनर्जी पैरामीटर में डिफाइन करके एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, तो उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे नीचे है तो ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, हाइड्रोजन के लिए बनाया है, तो ये E1 आएगा। इस E1 में जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फॉर्मूला आपको अभी बताया था, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें रख रख के आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी,
अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये -3.14 मिल जाएगी। फिर इसमें 3 में मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हमने निकाल के दिखाई भी है। उसके बाद ये अब कोई भी जो n इज इक्वल टू 1 से ऊपर से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो लेमन सीरीज है। अब ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 1 था, ये n बराबर 2 है। कोई भी n बराबर 2 से ऊपर से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहां आ रहा है तो वो बामर सीरीज होती है, चाहे वो 3 से जंप करे, 4 से जंप करे, 5 से जंप करे। ये विजिबल रीजन में आती है, हमने पढ़ा है अभी, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, भी पढ़ा, इसे याद भी हो जाए आपको। n बराबर 3 आ जाओ तो 3 में पास्चन मिलती है, इंफ्रारेड, ये सारी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट फोन आप समझ गए होंगे अब। ठीक, इस तरह से इसको बताया जाता है। अब एनर्जी लेवल में कैसे निकाली गई एनर्जी हमने आपको सिखाया अभी। अगर पहली एनर्जी स्टेट है, ये फॉर्मूला आ गया था, ये हमारे पास, ये इस तरह निकलता है, इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को याद रखिए। En की बात करें तो अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये -13.6 है। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो -3.4, 3, 4, 5, 6, ये सारी। बेहतर हो कि आजकल जो पेपर आता है इसको थोड़ा सा याद कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी इससे समय बच जाता है आपका। वो बोले कि कौन से स्पेक्ट्रम में आएगा, आपको याद है ये, इन दोनों का डिफरेंस इतना होता, खट से कर दोगे सवाल। तो मेरी रिकमेंडेशन है, जो बच्चे 95 प्लस लाना चाहते हैं वो इसको याद कर लें, बाकी पास फेल के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। जो वाकई सोच रहे हैं कि हम 95 या पूरे में पूरे लाने हैं, इसको याद कर लीजिए, कंपटीशन में भी मदद देगा और बोर्ड में भी समय बचाएगा, गलती से बचाएगा, तो याद कर लें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाए कि जो एनर्जी है वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास या उस एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं कि कोई भी एनर्जी ले ले, या तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा, या ये लेगा, या ये लेगा, या ये इस तरीके से लेगा। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इसी को बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। एक बात और इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, जब भी ग्राउंड स्टेट की बात की जाए n बराबर 1 होगा, और जो एक्साइटेड स्टेट होती है 2, 3, 4, 5, अगर कोई बोले पहली एक्साइटेड स्टेट है, पहली एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू 2 लेनी है, क्योंकि पहली एक्साइटेड कौन सी रही, 1 पे तो ग्राउंड थी, उससे ऊपर वाली, तो n बराबर 2। जैसे आप बनाते हैं मकान, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का मतलब ये नहीं होता कि पहले तो ग्राउंड के ऊपर है तो फर्स्ट है, और सेकंड फ्लोर तो तीसरा तल्ला, मतलब दूसरे तल्ले में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 3, एक बढ़ा के एक्साइटेड स्टेट में। ये भी गलती मत करिएगा, क्योंकि सवालों में ऐसा लिखा रहता है और आपको क्लैरिटी बननी चाहिए। अब डिब्रॉय ने, ये हम अभी आपको बता चुके हैं कि डिब्रॉय ने h/2 को कैसे एक्सप्लेन किया। ये वही थी पजल कि बोर साहब h/2 सेकंड पोस्टुलेट में कहां से टपका दिए, उसको सॉल्व किया 10 साल बाद डिब्रॉय ने। nh/2 कहां से आया, फिर से एक बार वही बात कर रहे हैं यहाँ कि स्टैंडिंग, ये जो वेव्स हैं, क्योंकि डिब्रॉय का कहना था कि वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चक्कर लगाता है वो, तो ये वेव्स स्टेबल तब होंगी जब स्टैंडिंग वेव्स बनाए। स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी खर्चा नहीं होती, जहां जितनी होती बनी रहती उस सिस्टम में। तो ये स्टैंडिंग वेव्स बनाने का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो, ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो, यानी 2 पाई RN की जो वैल्यू है वो n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। और यहां जो लैम्डा था वो लैम्डा पुट कर दीजिए यहाँ, डिब्रॉय वाला। तो ये 2 पाई RN इज टू NH/mv, और ये आ जाएगा mv/RN, L बराबर NH/2 पाई। तो ये हो जाता है क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। और ये डिब्रॉय ये बता रहे हैं कि जो बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में h/2 पाई टपकाया, वो टपकाया कहां से, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और ये आपसे पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिब्रॉय, डिब्रॉय की सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कीजिए, या उल्टा सीधा उसी में कुछ भी भाषा हो, करना यही होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ बोर जो थ्योरी थी उसमें सारी अच्छी चीजें नहीं थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे ये केवल हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल थी, तो एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, और जहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनके लिए फिक्स हो जाएगी। और क्यों सर्कुलर ऑर्बिट्स ली गई हैं इसके अंदर, इसका जवाब भी नहीं दे पाए बोर साहब कि सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों ली गई हैं। तीसरी बात, एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज, तो आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कैसे बोर थ्योरी में डिफाइन कर दिया गया,
कि पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट में कैसा मामला है ना, क्योंकि आप तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कहां पर एग्जैक्टली है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेव नेचर शो कर रहा है। तो बोर्स थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज। जो स्पेक्ट्रम मिलते थे, कोई बहुत चमक वाला है लाइन, कोई हल्की चमक रही है, कोई बहुत ही धुंधली है। तो ये जो डिफरेंस था इंटेंसिटीज का, ये इंटेंसिटीज का डिफरेंस क्यों है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर साहब। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग। जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है जीमन इफेक्ट में। मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो हटती हैं, तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो तो स्टार्क इफेक्ट, स्पेक्ट्रल फील्ड लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं, इसका भी आपको जुगाड़ या उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बोर साहब। अच्छा, एक अगला टॉपिक आता है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी बड़ा इजी टॉपिक है। क्या बोलता है, देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। ये कहता है कि मान लीजिए एक एनर्जी स्टेट में है और ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में आपको जाना है, तो उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी तो आप चले जाओगे, इतनी सी बात है। तो अगर आपको ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए तो E2 माइनस E1, भाई ग्राउंड स्टेट में थे, पहली एक्साइटेशन E2 में जाना है तो E2 माइनस E1 कर दो, तो E2 माइनस E1 हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो पहली एक्साइटेशन स्टेज में पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी की बात करें, E3 माइनस E1, पहली ग्राउंड स्टेट से तीसरे में जाना है तो E3 माइनस E1, इतनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को दे दोगे जो कि ग्राउंड स्टेट में है, तो वो पहुंच जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेज में। सेकंड एक्साइटेशन का मतलब 3 नंबर, याद रखिएगा, एक ज्यादा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या बात होती है? आयनाइजेशन की होती है कि जब भी हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, उस समय आप उतनी एनर्जी उसको दे दीजिए कि वो एटम को छोड़ के चला ही जाए, इंफिनिटी चला जाए, छोड़ के इंफिनिटी निकल ले। तो उस समय एनर्जी कितनी निकलेगी आपको? जितनी थी। माइनस में एनर्जी जो होती है -13.6, वो माइनस क्या बताता है कि वो बाउंड है न्यूक्लियस से, उस पर उधारी चढ़ी हुई है, तो वो न्यूक्लियस से बाउंड इसलिए छोड़ नहीं पा रहा है। भाई ये देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये मान लो पहले n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसकी इस समय एनर्जी कितनी है E1 में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इतनी एनर्जी आप इसको सप्लाई कर दें तो अपनी उधारी पाट देगा और निकल लेगा, फ्री हो जाएगा। तो इसको अगर आप इतनी एनर्जी दे दें पॉजिटिव, तो इसको मिल जाएगी और ये छोड़ के इंफिनिटी चला जाएगा। ये तो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कर्जा है, माइनस दिख रहा है, उधारी ली है इसने, भाग नहीं पा रहा है फ्री नहीं हो पा रहा है, समझे? तो ये पॉइंट है। तो यहाँ -13.6 आप दे दोगे तो ये आपको 13.6 एनर्जी दे दोगे, तो ये एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, छोड़ के चला जाए वहां से। बढ़िया। अब आता है एक्साइटेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पे एनर्जी यूज की गई थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। यहां पर पोटेंशियल यूज किया जा रहा है तो कॉन्सेप्ट वही है, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह केवल वोल्ट आ जाएगा। ये देखिए, वही एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब यहां पर आप क्या करते हो, एक एटम को, ये जो एटम है इसको इलेक्ट्रॉन से टक्कर मरवाते हो। तो जब टक्कर मारता है तो इसको एनर्जी मिलती है और इसका अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो इसको कितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दें कि इतनी एनर्जी ला पाए कि टक्कर मार के इसको उछाल दे ऊपर, ये मामला है। तो यानी इसको इसको एक्सीलरेट करने के लिए कितना पोटेंशियल लगाएं जिससे वो एनर्जी होल्ड कर पाए, जिससे यहां पर काम कर पाए। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं, वही चीज कि इस वाले एटम का ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेशन में ले जाना है। उसका डिफरेंस होता था कितना, 13.6 और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम 10.2 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर देंगे तो खट से लड़ेगा और ये उछाल देगा। एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं मान रहे हैं उस कंडीशन में। तो -13.4 -13.6 10.2। इसी तरह सेकंड एक्साइटेशन का मामला हो गया। आयनाइजेशन की बात करेंगे तो इसी तरह आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 13.6 वोल्ट आ गया। मतलब वही कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा देना है बाहर ले जाते वक्त। अब वीडियो में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। कुछ बच्चों को ये चीजें बड़ी फायदा कर सकती हैं, आपकी मदद हो सकती है, तो 1 मिनट सुन लीजिए। 10 साल की पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स और 130 डेरिवेशन सब मैंने वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं, जिससे भटकना ना पड़े, क्योंकि ये तीनों चीजें आप लगाते ही हैं, बिना लगाए जाएंगे नहीं।
भटके और अच्छा एक्सप्लेनेशन ना मिले और पूरी चीज सही ना हो, कई किताबों में गलत छपा रहता है। तो ऑल इन वन करके मैंने कोर्स बना दिया है, जिसको लेकर ये प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। वेरी इकोनॉमिकल फीस है इसकी। तो आप इसको लेना चाहें ऑल इन वन को, जहां पर 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों का रहता है कि सर हम अभी तो सवाल पीवाईक्यू लगाने पे पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम पढ़ना शुरू किए हैं, जीरो पर है या 10-20% पढ़े हैं, तो उनके लिए द्रोणा कोर्स है। द्रोणा में आप देखेंगे तो ऑल इन वन इंक्लूडेड है, ऑल इन वन है इसके अंदर। उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग भी हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, असाइनमेंट्स, ये सब आपको मिल जाता है, माइंड मैप्स, ये सब मिल जाता है इसके अंदर। तो ये एक हॉलिस्टिक कोर्स है, इसको लेकर बस आपको पढ़ाई करनी होती है। तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं और दबा के प्रैक्टिस कीजिए और 95% लेके आइए, उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे? तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, वहां पर द्रोणा को लेकर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो समय भी नहीं है, अगर आप चाहें तो तुरंत एक्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाइए। तो मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।